नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जो स्टॉक देखा गया कि मेरिन्स और इंजीनियरिंग वर्क करती है। साथ में देखा गया कि इनके पास ऑपरेशन से लेकर के ऑपरेटिंग क्राफ्ट की बात करती है, रिपेयरिंग्स, मेंटेनेंस एंड द लिफ्टिंग का कामकाज भी देखती है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसी इसी कंपनी को लेकर के। इसमें जब बीएससी के ऊपर हम सर्च कर रहे थे तो हमारे पास केवल दो कंपनी का नाम निकल के आई थी इस सेम सेक्टर की। एक तो नॉलेज मरीन की बात करते हैं और दूसरे कंपनी का नाम है ड्रेजिंग्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका नाम निकल के आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी को लेकर के क्या क्या है पोटेंशियल्स यहाँ पे मार्केट में। तो यहाँ पे पायलट वोट की बात करते हैं, स्पीड पेट्रोल वोट की बात करती है, सर्वे बोट की बात करती है, इसमें अलावा ग्रेव डेजर की बात करती है, ड्रिलिंग शंक्शन हॉपर्स डेज की बात करती है। ढेर सारे चीज़ें इनके पास, चाहे हॉपर बर्ड्स की बात करें, इन सब चीज़ों पे कंपनी कामकाज करने को मिलती है। जहां तक स्टॉक की प्राइस की तरफ देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पे कुछ ऐसे पोटेंशियल बनते नजर आते हैं जो कह सकते हैं कि पुराने अपने रिकॉर्ड को थोड़ा सा तोड़ के ऊपर निकलने की प्रयास रहते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि स्टॉक को खरीदने और बेचने को लेकर के। यहाँ पे चार्ट ये कह रहा है कि पिछले अपने रिकॉर्ड को जिसको कहते हैं ब्रेकआउट, और इनका ब्रेकआउट की बात करें तो जून वाले ब्रेकआउट को ये तोड़ने की प्रयास रहता है। ये यहाँ पे जबकि वॉल्यूम में उतनी बड़ी उछाल अभी तक नहीं आई कंपेरेटिव टू द जो नॉर्मल ट्रेडिंग की वॉल्यूम होती है उसमें। जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के क्या क्या है, और केवल देखने को मिलता है कि बीएससी के एसएमई में रजिस्टर्ड है कंपनी। तो क्या और पोटेंशियल्स बनती है मार्केट को लेकर के। चलिए जहां पे देखा गया कि फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू के बात में तो 9-19 से ज्यादा की रेस में चल चुकी है। बुक वैल्यू में करीब 156 रुपए 155 के आसपास की प्राइस है। इंटरेंसिक वैल्यू इज नियर अबाउट कह सकते हैं कि अभी करंट प्राइस से भी थोड़ा सा कम ही देखने को आकलन मिला है। मतलब इंटरेंसिक वैल्यू इनके पास अच्छी तगड़ी है, मतलब समझ में आती है कि इनके पास एसेट्स की वैल्यूएशन जो है ना अच्छी तगड़ी है। अब आते हैं स्टॉक में भीड़ को लेकर आंकड़न। तो भीड़ का आंकड़न ये कहता है कि यहाँ पे करीब 39 गुने की भीड़ है ईपीएस के बेसिस, जबकि ईपीएस के बेसिस पे इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं वहां पे एवरेज भीड़ की बात करती है 36.5, अर्थात इसमें से 10% के नियर अबाउट ज्यादा भीड़ है यहाँ पे इस मार्केट में। तो क्या 10% की भीड़ केवल यही दिखाता है, ओवर वेटेज से दिखाता है? क्योंकि हायर टू हायर की यदि देखें तो ये 1775 तक गया था। लोअर उन्होंने बॉटम के बेसिस पे देखा है तो 1000 को उन्होंने टच कर लिया। उसके बाद दोबारा उछलती कूदती मार्केट दोबारा 400% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई है, जहां पे देखा गया कि 1000 के आसपास की इसकी बॉटम फिल किया। जबकि वॉल्यूम में बड़ी तगड़ी आई थी, गिरने के बाद अच्छी तगड़ी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से मार्केट में देखने को मिलता है कि लगातार फिर क्या हुआ, बढ़ती नजर आई। जब बिकवाली का प्रेशर था उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं था मार्केट में, लोग इंटरेस्टेड नहीं थे खरीदने बेचने को लेकर के, लेकिन मार्केट ने जो ट्रेडर की पार्ट होती है वहां पे इसको खरीदने बेचने में देखा। अब आती है जो अर्निंग भीड़ की हम बात करते हैं स्टॉक पी की, उसका दो चीज से बिल्कुल आकलन करना चाहिए, क्योंकि ये आकलन इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका दोनों का आपस में ईपीएस से बड़ा गहरा संबंध है। ईपीएस से एक संबंध यह है जो लोन के बेसिस पे होने वाले जो खर्चे हैं जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट की पार्ट को क्या करता है, वो दबाने का काम करता है। एक वो पार्ट होती है जिसमें इंक्लूडिंग होती है, मैंने कहा तो कंप्लीटली यही पार्ट है। एक पार्ट वो भी होती है जिसके अंदर जिसमें उधार सेल्स के बेसिस के पर प्रॉफिट को क्या किया जाता है, बुक कर दिया जाता है। तो इसमें दो चीज जानना जरूरी है, एक तो हम लोन को लेकर के जानेंगे, रिस्क रिकंसिलेशन को जानेंगे, प्लस उधार को लेकर के जानेंगे, रिस्क को लेकर। इसलिए इसका नाम हमने दिया है रिस्क टू रिकंसिलेशन की चर्चा करेंगे। रिस्क टू रिकंसिलेशन आर टू आर की हम चर्चा करेंगे इन द डिटेल्ड में। इसके अलावा देखा जाए कंपनी की आरओसी कहती है 24% का, आरओई की बात करते 25% नियरली। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल, और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 1 करोड़ 9 लाख के आसपास आती है, लेकिन मार्केट कैप करीब अच्छा खासा 1500 से ज्यादा करोड़ की मिलती है। जहां पे प्रमोटर ने
60% की होल्डिंग से ज़्यादा की पोजीशन होल्ड कर रखी है, कोई प्लेज का पाथ नहीं है। तो चलिए इसी चीज़ को हम डिटेल्ड की तरफ चलेंगे और समझते हैं लाइन बाय लाइन क्या क्या कहती है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि इसकी चार्ट जो दिखलाती है, क्या चार्ट में यही दिखलाने को मिलती है, क्या दोनों की आपस में कंपेयर हो पाती है या नहीं। जहाँ पे पीयर्स में सबसे पहले देखें तो कहती है मैजागन डॉक्स है, नॉलेज इन मेरिन्स इन द सेकंड आइटम्स के अंदर आती है। और वीएमएस इंडस्ट्रीज हैं, हरियाणा शिप्स हैं और लक्ष्मी पति इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि इसी तरह की कंपनी सर्विसेज में प्रोवाइड करती है। आगे चल करके इन कंपनियों पे हम चर्चा करेंगे, डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं इस कंपनी को लेकर के, जो यहाँ पे शिप बिल्डिंग के अंदर मिसलेनियस के कामकाज में देखा गया, और यहाँ पे वेबसाइट्स में कहते हैं कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और बाकी सारे के सारे काम करती है, जो कि मेरीन के नाम से देखा जाता है। नाम उसने नॉलेज मेरीन रखा। आइए क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं। इसके हाफ ईयरली रिजल्ट है बेसिकली, क्योंकि ये बड़ा छोटी कंपनी एसएमई के अंदर आती है और एमएसएमई के अंदर केवल बीएससी के ऊपर लिस्टेड है, तो इसका आकलन करते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे। तो सेल्स को लेकर के हाफ ईयरली डेटा का जो रिकॉर्ड आती है, मार्च तक का रिकॉर्ड आया था। अब इसका लर्निंग का पर्पज एक और है, अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है और सितंबर का रिजल्ट भी आने वाला होगा। जो रिजल्ट आएगा अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर में आ सकता है। उसका अवलोकन कैसा होगा, कुछ बड़ी इनके पास सेंटिमेंटस ऑर्डर्स हैं नहीं है, उसका भी एक लेखा जोखा हम करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलती है जिनके पास क्या नजर आती है, मार्च तक में जिसको हाफ ईयरली ईयर बेसिस पे वायो मान लिया, उसमें गिरावट देखने को मिली। जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट था और नेट प्रॉफिट आंकड़न में बड़ी गहरी गिरावट देखने को मिला था, जबकि इंटरेस्ट के पार्ट में उतनी बड़ी खर्चे बुक नहीं किया गया था, नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास था, जो कि पहले था उतना उतना ही बाद में, जिसमें ये भी देखा जा रहा, यदि हम इसको क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करें, वाई और वाई के हिसाब से कंपेयर करें, तो कहती है 28% की रेवेन्यू जो ग्रो होना चाहिए था वो गिर गई, जबकि एक्सपेंसेस पार्ट में 106% की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा की बात करें तो नेट इनकम में करीब 38% की गिरावट, रिस्पेक्टिवली देखें तो नेट प्रॉफिट और द इविटा में करीब करीब 14% से लेकर के 58% तक की गिरावट दर्ज करती नजर। क्या ये अवलोकन ईयरली बेसिस का भी सेम कहता है? तो चलिए इसका अवलोकन करके देखें, तो ये कहती है ईयरली बेसिस पे कंपनी का यही हाल चाल है, जो पिछले साल 23 और 24 के आकलन में थोड़ी सी प्रेशर में रहा था, जो कि 34% से 30% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आके अटक गई। इसके अलावा यदि नेट प्रॉफिट की आकलन करके देखें, तो नेट प्रॉफिट के पार्ट में जो 48 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वहां पे केवल केवल 39 करोड़ के आसपास की रही, मतलब यहाँ भी एक गिरावट दर्ज करती नजर आई। यदि इसी चीज को ईयरली बेसिस पे परसेंटेज को देखें, तो जो रिवेन्यू मॉडल था उसमें 18% की गिरावट थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 56% से ज्यादा की उछाल हो जाती है, नेट इनकम 18% गिर जाती है, और स्पेक्युलेटिव देखा जाए तो नेट मार्जिन, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन और ईबिटा के बाद में करीब करीब 200 करीब करीब 27% के आसपास की गिरावट दर्ज करती नजर आई। अब आते हैं जो प्रॉफिट के पार्ट, हम कहते हैं कि ये बुक किया हुआ प्राइस है, और इसको भी हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जानेंगे रिस्क टू रिकंसिलिएशन पे चलेंगे, जिसके लिए हमें बैलेंस शीट के फिगर को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम बैलेंस शीट फिगर चलते हैं। कई बार दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वीडियो लंबा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टडी जब भी होना चाहिए एक डीपली होना चाहिए, अदरवाइज कोई टिप्स वाली बात नहीं है, कोई चूरन वाली बात नहीं है जो ये ले लीजिए और यहाँ से घसक चाहिए, ऐसे कुछ बात हम करते नहीं है। कोई शॉर्ट में आपको कोई टिप्स देते नहीं है, कोई एडवाइजरी देते नहीं किसी स्टॉक को लेकर के। आइए बैलेंस शीट को भी आकलन करते हैं, इसके बारे में क्या। तो देखिए बोरोइंग्स के पार्ट कल क्या लोकर क्या हुआ कंपनी में, बोरोइंग्स काफी ज्यादा इन्होंने बढ़ाई। अब जब बोरोइंग्स बढ़ाई तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, सवाल बनता है क्या इन्होंने पैसे लेकर के यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं, उस पैसे का यूज कहाँ कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में समझा तो यूज क्या कर रहे हैं। तो यूज की तरफ देखें तो इनका यूज एक तो जा रहा है कि फिक्स एक्सेस पार्ट में डेवलप हुआ है, करीब 60 करोड़ के आसपास से
7 करोड़ जाता है, और यहाँ पे जो 40 करीब 35 करोड़ का डेवलपमेंट करती है, वहां पे उससे ज्यादा की क्या लगती है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स पार्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी वर्किंग प्रोग्रेस में भी ग्रोथ देखने को मिला, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट पार्ट था वहां भी एक अच्छी तगड़ी उछाल देखने को मिला है। अब आते हैं लास्ट फिगर आउट पर, जहां पे हम रिस्क की बात हमेशा करते हैं और रिस्क फैक्टर की देखेंगे उधार सेल्स को लेकर। उधार सेल्स के बारे में कहती है करीब 43 करोड़ का इनका मार्केट में पैसे अभी लगे पड़े हैं। जब 43 करोड़ का मार्केट में पैसे लगे पड़े हैं तो उसके लिए रिस्क क्या कहता है उसका एक अवलोकन करते हैं, नंबर ऑफ डेज को लेकर के, डेटर को लेकर के, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस। चलिए, जो कि 43 करोड़ कहता है, 43 करोड़ के लिए कहती है करीब करीब 4 महीने में पैसे आ जाते हैं। इसने पिछले पीरियड से थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, ज्यादा नहीं, केवल 5 दिन का, एक सप्ताह का कह सकते हैं इंप्रूवमेंट किया है, तब भी चलिए इंप्रूवमेंट तो हुई। जब इंप्रूवमेंट हुई तो जो 43 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल के आती है उसका यदि अवलोकन करके देखें तो ये निकल के आती है जो करीब 39 करोड़ की टोटल प्रॉफिट थी, उसमें 43 करोड़ का भी मार्केट में इनका पैसा लगा हुआ। मतलब ये फंड इनके पास रीच आया नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है। ये जो पैसा आने वाला था 39 करोड़ का, उसमें अभी भी 39 करोड़ प्लस कितने का, 4 करोड़ की पैसा अभी भी इनका प्रॉफिट प्लस अदर पार्ट भी इनका जो प्रोडक्टिविटी का काम किया आज किया है वो भी पैसा इनका लगा। अब सवाल ये उठता है तो क्या इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी परसेंट की है, जो इसमें बेसिस में यदि कुछ बैड डेट्स की तरफ कन्वर्ट करता है तो सिचुएशन क्या हो सकती है, इस पे एक चीज को देख। इसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, हम इसको जितनी भी नेट प्रॉफिट की पार्ट हुई उसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 164 से। अर्थात समझ में आती है जो 39 करोड़ डिवाइडेड बाय 164 करोड़। हम कोई भी अदर इनकम साइड को नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो चलिए इसको हम एक नजर परसेंटेज देखते हैं। तो कहती है 39 करोड़ डिवाइडेड बाय 164 करोड़। इसकी परसेंटेज तरफ देखें तो परसेंटेज निकल के आती है, इसको लेकर करीब करीब 23% के आसपास की अवलोकन करती है, और ये 23% की इनके पास जो थी, तो मतलब ये 43 करोड़ के आसपास की जो मार्केट में इनके पास नेटर्स पड़े हुए हैं उसमें प्रॉफिट के पार्ट करीब करीब ये देखने को मिला कि 23% के आसपास की प्रॉफिट की पार्ट भी लगी हुई है। तो ये अपने हम अवलोकन किया, परसेंटेज को देखा, रिस्क फैक्टर को देखा। अब आते हैं हम कुछ फिगर आउट को, जो कि हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है इसको लेकर के। तो कहती है कंपाउंडेड सेल्स को लेकर के करीब करीब पिछले 3 साल में तो 70% के आसपास की वृद्धि देखने को मिली। नियरली यदि प्रॉफिट की तरफ देखें तो वो भी करीब 81% के आसपास तक। इसके अलावा यदि स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो पिछले 3 साल में 216% तक जंप करती है, लेकिन पिछले 1 साल में इसकी हालत थोड़ी सी बुरी हो जाती है, थोड़ा सा गिर जाता है। अब गिरने के पीछे कारण ये था जो इन्होंने अपने रिजल्ट जो पेश किया था, उस रिजल्ट में थोड़ा सा क्या निकल के आया था, थोड़ा सा गिरावट था कंपेरेटिव टू द पिछले पीरियड्स। इसलिए यहाँ पे सेंटीमेंटल पिछले 1 साल में इनका थोड़ा सा डगमगा था। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये नियरली 25% से ज्यादा की रिटर्न हमेशा ही दिया है, और ये इनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलती है। क्या कहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कंपनी की तरफ एक नजर। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल में देखिए वॉल्यूम क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम को लेकर के। जहाँ पे ये भी देखने को मिला कि इंडियन इनको एक अवार्ड मिलती नजर आती है, इनके जो सीईओ हैं उनको एक अवार्ड मिलता है, संजय सुजय जी को। और ये इनको अवार्ड मिलता है किस चीज को लेकर के, ऑनर ऑफ द अवार्ड फॉर द इंडियन अचीवर्स के लिए को मिलता है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम में लगातार नई ऊंचाइयों को छूती नजर आती है। मतलब वॉल्यूम मार्केट में कुछ ट्रेंड ये कहता है कि यहाँ पे खरीदने और बेचने की संख्या बढ़ी हुई है। अब ज्यादातर खरीदने संख्या बढ़ी हुई, इसका मतलब है जो मार्केट में जो आमतौर पे वॉल्यूम थी उससे उछाल है, और मार्केट उसके पॉजिटिवली चल रहा है। मार्केट में बिकवाली का प्रेशर नहीं है, मार्केट में खरीदारी का प्रेशर भी। मतलब जो प्लेयर आ रहे हैं वो खरीदने के पर्पज से आ रहे हैं। और डेजिंस के अंदर देखा जाए, वहां वॉल्यूम की चर्चा देख लें पिछले 6 महीने की, तो यहाँ पे देखिए जब वॉल्यूम ने क्या किया था, गहराइयों तक किया था, तो वहां पे बिकवाली का प्रेशर था। इसके अलावा देखें तो वॉल्यूम में क्या हुई, एक दोबारा तगड़ी जंप देखने को मिला है। वॉल्यूम में क्या, वॉल्यूम जो नॉमिनल वॉल्यूम था
हमेशा उसको बिल्कुल आकलन करने की मार्केट में वॉल्यूम कितनी आ रही है, मार्केट में कितनी नंबर ऑफ शेयर खरीदने बेचने के लिए आ रही है मार्केट, मतलब इंटरेस्ट कितना बना हुआ है मार्केट को लेकर। यदि इंटरेस्ट नहीं है मतलब सबके सब सो रहे हैं, सबके सब लगता है अच्छा छोड़ो ना बाद में देखेंगे, अपना पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ना, चाहे बेचने वाले हों या खरीदने वाले हों, सबके सब अभी सस्टेन कर, मतलब लगता है कि अच्छा छोड़ो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। जैसे वॉल्यूम की चाहती है मार्केट में, अर्थात ये होता है कि मार्केट में कुछ नए प्लेयर्स आ जाते हैं जो इस स्टॉक को खरीदने को लेकर के, जिसकी वजह से वॉल्यूम यदि जंप करती है और मार्केट भी उसकी रफ्तार से चलती नजर आती है। यहाँ पे कुछ और पार्ट को देखते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन फिलहाल कोई आपसे अपडेट नहीं है, जहाँ पे ये भी देखा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब गिरती नजर आई है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरती नजर आई। ये आकलन कहती है इसके बेसिस पे, जहाँ पे रिवेन्यू के बेसिस पे हमने देखा है, अभी मार्च तक का डेटा है और यहाँ पे डेटा क्या है, फिलहाल डेटा जब आएगा तो फिर दोबारा इसमें अपडेट हो सकता है। अब जो हम डेटा भी आकलन कर रहे थे वो 23% की डेटा जो हम अभी देख रहे थे, वहाँ पे क्या 23% की डेटा था या ये मार्च की डेटा था? नहीं, क्योंकि हमने परसेंटेज में कुछ देखा था ना, कुछ ऐसा था जहाँ पे हमने देखा कि 164 करोड़ के आसपास की जो था, और यहाँ पे ऑपरेटिंग, अच्छा ये कहती है टैक्स की पार्ट करीब 23% के आसपास कहती है और ऑपरेटिंग करीब 30% कहती है, ये कहती है 30% के आसपास और ये कहता है करीब 25%। समझने वाली बात है, ये कहता है नेट प्रॉफिट है जब 3 करोड़ 40 लाख का, और वहां भी यही कहती है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहता है करीब करीब 25% का, और ये कहता है, स्किनर कहता है 30% का। समझने वाली बात है, जबकि प्रॉफिट 39 करोड़ कहता है और ये नियर भी कितना कहता है, 3 करोड़ कहता है। ये क्या चक्कर है, ये कुछ तो चक्कर है। ये इनका हो सकता है कि स्टैंडअलोन डेटा है और इसका कंसोलिडेटेड डेटा भी हो सकता है ना, इसका स्टैंडअलोन डेटा और कंसोलिडेटेड डेटा भी निकल यहाँ पे स्टैंडअलोन डेटा की तरफ देखें तो नियर अबाउट क्या कहती है, स्टैंडअलोन डेटा यदि हम क्वार्टरली देखें तो ये कहती है, स्टैंडअलोन डेटा ये था, और कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें तो ये कहती है वही 9 करोड़ के आसपास, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलती है। अब क्यों डिफरेंस है ये जरा फाइंड करना जरूरी है, कई बार कुछ ऐसे डिफरेंसेस हमें नज़र आ जाते हैं, इसलिए हम कई बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च तक डेटा में ये कहते हैं करीब 36 करोड़ का, और ये कहता है मार्च तक के डेटा में 57 करोड़ का। स्टैंड लोन डेटा कहती है करीब 37 करोड़ का, 36 करोड़ 37 करोड़ ठीक है। इसके अलावा देखा है तो ये कहते हैं 3 करोड़ का, और ये भी कहते हैं, मतलब ये स्टैंड लोन डेटा के हिसाब से कैप्चर करता है, और स्टैंड डेटा इसके बारे में ये संकेत देता है, मतलब कंपनी खुद के बिजनेस में थोड़ा सा गिरावट हुई, लेकिन बाकी जो उसकी बाकी जो सब्सिडी कंपनी थी उसके बिजनेस से उनके जो पोर्टफोलियो था थोड़ा सा उसमें गेन करती नजर आई। अब आते हैं इसके इन्वेस्टर को लेकर के क्या कहती है, और इन्वेस्टर में देखते हैं क्या आकलन निकल के आती है। तो चलिए इसका इन्वेस्टर आकलन में देखें, जो अब आकलन ये निकल के आती है जो पिछले कुछ पीरियड में, इसके यदि हम बैलेंस शीट की तरफ एक आकलन देखें तो बैलेंस शीट के बारे में क्या कहती है। बैलेंस शीट के बारे में देखने को मिला कि आखिर में कैश फ्लो के अंदर 9% की गिरावट देखने को मिला, टोटल एसेट्स में 23% की उछाल होती है, और टोटल लायबिलिटीज में भी नियर अबाउट द 22-23% के आसपास की, तो उसमें कोई ज्यादा फेरबदल देखने को नजर नहीं आई है। जहां पे इन्वेस्टर की तादाद की बात करूं तो मार्केट में नए प्लेयर लगातार बढ़े हैं, और इसकी तादाद करीब मुझे लगता है कि 3,000 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि वॉल्यूम में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, और इसके अलावा जो स्टॉक में प्राइस है वो भी लगातार जंप करती नजर आई है। जहाँ पे मार्च तक केवल और केवल 2,2100 के आसपास की लिस्ट हुआ करते थे, उसमें अब जाकर के मार्केट थोड़ा सा और बढ़ती नजर आती है, लगातार इसमें जो नए प्लेयर हैं वो इनकी तादाद बढ़ती नजर आती है। वहाँ पे ये भी देखने को मिला जो इस छोटी सी कंपनी में FI 1% से आसपास, DIB करीब करीब 2% 2.25% के आसपास की अपनी पोजिशन लेके चल रहे, जिसमें कि बंधन फोकस फंड निकल के आता है। इसके अलावा की बात करें तो फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में 30-36% की होल्डिंग में कुछ बड़े प्लेयर भी हैं, उसमें स्टॉक कुछ महालक्ष्मी ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड है, फिर ऐसे कुछ कंपनी गौतम प्रभुदास का नाम निकल के आता है, और कुछ ओवरऑल ये डेटा देखने को बनती है। इसके सेंटिमेंटल तरफ देखें तो लेटेस्ट सेंटिमेंटल में इनके पास ये निकल के आई थी, जो इनको एक अवार्ड मिलता नजर आया, उसके बाद उन्होंने AGM की बात करती नजर आई है। तो आज की स्टॉक लर्निंग हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट के साथ करते हैं खत्म, जहाँ पे एनालिसिस पार्ट में हमने ये देखा कि 82% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है पिछले 5 सालों में, ये कुछ डेटा
इनका निकल के आती नजर आती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो चार्ट के बेसिस में हम क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं, चार्ट में देखने के प्रयास कर रहे हैं ब्रेकआउट को लेकर के, जहां पे ब्रेकआउट अभी रिसेंटली इसने क्या करने वाली है, जैसे ही ब्रेकआउट अपनी पिछले जनवरी की ब्रेकआउट को तोड़ेगी, मार्केट को एक नया आयाम पे पहुंचने के लिए एक और रास्ता मिलेगा, और उस रास्ता में देखा जाए तो इस रास्ते में नया टारगेट इसका हो सकता है, जो कि टारगेट ये प्राइस के आसपास की गुजर सकती है, अर्थात ये करीब करीब 1550 1600 के आसपास जा सकती है। ये नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ, और सपोर्टिंग लेवल इसके पास ढेर सारा पड़ा होगा, और क्योंकि इसको कहते हैं लोअर टू लोअर को सपोर्ट कहते हैं, हायर टू हायर को हमेशा रेजिस्टेंस कहते हैं। वॉल्यूम पे हमेशा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही एक ट्रेंडिंग का माध्यम बनता है देखने को लेकर के आखिर क्या कहता है। अब आते हैं उस पार्ट को लेकर के जहां पे हमें ये देखना है जो आखिर अभी तक के इन्वेस्टर अभी तक के डेटा में अभी तक अपने निवेशकों को क्या रिटर्न बना के दिया है। तो पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर ने करीब करीब 31% की उछाल दिया, 6 महीने में 6% की गिरावट दर्ज की, एक साल में 14% की गिरावट दर्ज की, और पिछले 5 सालों में करीब करीब 3800% के आसपास की उछाल बना के दिया है। कह सकते हैं कि नियरली स्टॉक ने अच्छी खासी जंप दिया पिछले 5 सालों में। तो आज की स्टॉक लर्निंग हम यहीं खत्म करते हैं, नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और आप बने रहिए, आपकी फीड कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, उसका भी हम रिप्लाई टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बी अवेयर, बी केयरफुल, और क्योंकि पैसा आपका है, पैसे पे आपको ही राज करना है, अदरवाइज पैसे आपके सामने कोई आपके पूरा ले जाएगा, आपको पता भी ना चलेगा कि कौन कहाँ कैसे पैसा हमारे पोर्टफोलियो से किसी और पोर्टफोलियो में किसी और के पॉकेट में चला गया। ये थी मार्केट के कुछ अवेयरनेस की बातें। धन्यवाद।